नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 8 जनवरी और आज है संडे। तो संडे को थोड़ा एंजॉय करते हुए इसको स्टडी भी थोड़ा बना लेते हैं, स्टडी डे। थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। आप अपने कार्य जो है वो सुबह कर लिया करिए, उसके बाद आपको दोपहर से जो है उसमें थोड़ा रेस्ट किया करिए संडे को। बाकी ये नहीं कि डेली आप सुबह दोपहर तक पढ़ें फिर उसके बाद रेस्ट करें। संडे की बात हो रही है, संडे को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। और तो थोड़ा सी चलिए स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपना जो काम है आपका पूरे हफ्ते का उसको निपटा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। देखिए, मुश्किलें लाइफ में हर किसी भी आप लाइफ मतलब किसी भी आप रास्ते पे जाइए, आपको मुश्किलें ज़रूर हैं। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, उसमें आपको मुश्किल आना लाजमी है। अगर आपकी लाइफ में मुश्किलें नहीं आई तो मतलब आप गलत डायरेक्शन में हैं। तो उनकी जो मुश्किलें होती हैं, इनको तोड़ के और इनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के इनका सलूशन निकाल के आप आगे बढ़िए और आपको एक दिन आपका गोल ज़रूर मिलेगा। आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। तो यहाँ पे मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मतलब हमारे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है। देखिए, आत्मविश्वास होना एक अच्छी बात है, लेकिन मतलब कि ओवर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो इनको बताइएगा कि कौन है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनके नाम बताइएगा। 2 नाम है जिसके नाम से ये विख्यात है, इसके अलावा अन्य नाम है क्या है उनके बारे में बताइएगा। इनका जन्म कब हुआ था और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है ये बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें इनको बताइएगा। ये कौन है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपके मोटिवेशन के लिए। देखिए, ये इनका नाम है राज कैथवास। तो इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आंसर दिए हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का बहुत अच्छा डिटेल में आंसर दिया है। देखिए, अरविंद घोष, जो कल पिक्चर परसेप्शन टेस्ट था उसमें अरविंद घोष थे। और फिर 15 आर्टिकल है। और जो फ्रांस के है, फ्रांस के जो दोनों तरफ सागर थे उसके बारे में मैंने पूछा था, तो एक बे ऑफ बिस्के है, मेडिटेरियन सी है। फिर उसके बाद फ्रांस के नियरेस्ट कंट्री कौन से हैं जो फ्रांस से बॉर्डर लगाते हैं, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। उसके बाद इसके जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फिर मेडिटेरियन सी, मोरक्को, स्पेन, अंडोरा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इनके कंट्री के आसपास के क्षेत्र को देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। और जो लास्ट हैं वो महावीर स्वामी हैं। और फिर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और ये तेलंगाना 2 जून 2010 को नहीं 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो इसमें थोड़ा सुधार कर लें। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ये बात सही है। जम्मू कश्मीर के एक राजा थे हरि सिंह ने, उन्होंने विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया था। उसके बाद महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव मनाया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक ने मनाया। तो इन्होंने बहुत अच्छा डिटेल में आंसर दिया। ऐसे ही आप डिटेल में आंसर दिया करिए और इससे आपको मोटिवेशन भी, देखिए ये स्क्रीन पे लगाने से आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है। और ये सारी चीज़ें ना जो आप सर्च करके लिखते हैं आप ही को फ़ायदा होगा, इसमें किसी दूसरे को फ़ायदा, तीसरे व्यक्ति को फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसमें आप अच्छे से जो भी कार्य करेंगे, जो भी अच्छे से सर्च करके उसको अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं और एग्ज़ाम में आप दूसरों से बेहतर करेंगे। और तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर मैंने कल पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि अगर आपको जब आप बैठा करिए लेक्चर देखने के लिए तो क्या किया करिए कि एक कॉपी और पेन ले लिया करिए, जो आपको लगे कि इसको नोट करने की आवश्यकता है उसको नोट कर लिया करिए। क्योंकि अगर अपने हाथ से आप कुछ नोट करते हैं तो वो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। और इस सब तभी सब क्वेश्चन लिख लिया करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको सब याद रखें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही सुन रहे हैं वीडियो और उसके बाद फिर लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 1-2 क्वेश्चन आपको याद होते हैं, उन्हीं का आंसर आप दे देते हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर देना और बिल्कुल डिटेल में देना जैसे कि इन्होंने दिए हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा का मतलब सराहनीय था, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक लोगों ने एक और आंसर दिया जिनका नाम है रामेश्वरी। इन्होंने भी बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। तो लेकिन सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन के आंसर दिए। महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव है उसका जो पर्व है उसको बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। और जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट था अरविंद घोष, उन्होंने बताया ये 2 क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक न्यूज़ है
ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से है। तो इसमें कहा गया है कि अब बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए भी अब मतलब अवकाश मिलेगा। जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं, जो लोग जॉब में हैं, उनको अब बुजुर्ग माता पिता की देख रेख के लिए भी अवकाश मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका जब बजट आएगा तो उसमें सारी चीज़ें इसमें रखी जाएंगी। ये चीज़ बताई गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसके बताइएगा इसके मिनिस्टर कौन है, ये बता दीजिएगा आप। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब इसमें ये भी कहा गया है कि अब सिर्फ बेटा ही मतलब उनके भत्ते का ख्याल नहीं रखेगा, अब उसमें दामाद, पोता, ये और उसके जो सगे संबंधी हैं सारे आते हैं। इनके जो बुजुर्ग हैं इनके भत्ते का ख्याल रखेंगे। जितना भत्ता डिसाइड किया गया हो उतना भत्ता इनको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें ये भी लिखा गया, देखिए इसमें हैसियत के हिसाब से भत्ता, गुजारा भत्ता जो है दिया जाएगा। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मांग लें तो उतना उनकी इनकम भी नहीं है, तो हैसियत के हिसाब से यहाँ पे बोला गया है कि दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें इसमें ही बताई गई हैं। जब बजट में इसको कवर किया जाएगा तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और पहले क्या होता था कि महिलाओं को भी डिलीवरी टाइम पे या फिर मतलब प्रसव के लिए उनको अवकाश मिल जाता था। तो अब बुजुर्ग माता पिता की देखरेख के लिए भी अवकाश मिलेगा। लेकिन इसके भी कुछ मतलब नियम है कि अगर आपके माता पिता 80 साल के ऊपर है, आपके माता पिता 80 साल के ऊपर हैं तो आपको अवकाश मिलेगा, या फिर अपने आप माता पिता के इकलौते बेटे या बेटी हैं जो भी हैं तो अवकाश मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। और जब ये बजट में आने वाला है तो जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी, तब आपको समझा दिया जाएगा। और इसमें देखिए आंकड़ा कुछ दिया हुआ है, अब तक 12 करोड़ बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ भारत में। फिर उसके बाद 2026 तक 18 करोड़ हो जाएंगे और 2050 तक 33 करोड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात कही, यानी कि लगातार बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, आश्रितता बढ़ती जा रही है। क्या होता है कि जो युवा है, आज का युवा, ये तो मतलब कि वर्क करता है, ठीक है, कमाता है। उसके बाद जो बुजुर्ग होते हैं वो आजकल के युवा पे बोझ होते हैं। हालांकि ये जो बुजुर्ग होते हैं ये अपने टाइम पे ये लोग सारे कार्य किए हुए होते हैं, ये लोग योगदान किए हुए होते हैं इकोनॉमी में, लेकिन इनको एक आश्रित के तौर पर देखा जाता है कि कमाने वाले जीडीपी में कौन योगदान कर रहा है। तो ये ऐसा इसी में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। तो जब ये आर्टिकल बहुत डिटेल में बताया जाएगा, बजट में प्रस्तुत किया जाएगा, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। अभी आप मोटा मोटा इसका आइडिया रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है एक अभ्यास 2023 में जापान के साथ एक अभ्यास हो रहा है, वीर गार्जियन। ठीक है, वीर गार्जियन, उसका नाम है वीर गार्जियन। तो अगर ये पूछ ले कि वीर गार्जियन किसके साथ हो रहा है तो आप याद रखिएगा वीर गार्जियन जो है ये जापान के साथ हो रहा है। तो जापान के साथ वीर गार्जियन एक अभ्यास हो रहा है 2023 में, युद्ध अभ्यास। तो इसी के लिए एक जो पहली लड़ाकू विमान पायलट बनी है वो है अवनी चतुर्वेदी। तो वही इसमें जाएंगी और उसका नेतृत्व करेंगी। तो यही बात बताई गई है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि वीर गार्जियन कहाँ का है, तो जापान और भारत के बीच हो रहा है। ठीक है, जापान और भारत के बीच हो रहा है, जापान में ही हो रहा है, ये भी आप याद रख लीजिए, जापान में हो रहा है। और इसका जो नेतृत्व करेंगी वो अवनी चतुर्वेदी हैं, जो कि पहली महिला लड़ाकू, पहली महिला पायलट हैं। अब लड़ाकू पायलट भी बन जाएंगी। तो यही सारी चीज़ बताई गई हैं। और इसमें ये है आपकी अवनी चतुर्वेदी, इनको आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सुखोई का जो सुखोई 30 MKI है उसका प्रयोग करेंगी। तो इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। देखिए ये है आपका सुखोई 30 MKI, ठीक है, लड़ाकू विमान है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। इसका नाम है सुखोई 30 MKI और ये वायुसेना में शामिल हुआ है। इसको बनाया था रसिया की, रूस के साथ मिलके, रूस की जो एक सुखोई कंपनी उसके साथ उसने, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था, हिंदुस्तान की कंपनी। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसका जो क्षमता है वो बताई गई है। तो ये उच्चतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3000 किलोमीटर सीमा है इसकी, 22 मीटर है लंबाई, 18,400 है वजन इसका, और पंखों का फैलाव 15 मीटर है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसके, याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है, 3 दिवसीय होगा, 3 दिन होगा। ये कहाँ हो रहा है, तो ये इंदौर में हो रहा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंदौर में हो रहा है इस बार। कौन से नंबर का है,
तो ये 17वें नंबर का है, ये भी आप याद रखिएगा 17वें नंबर का है। अच्छा ये बताइएगा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब से मनाया जा रहा है, ये तो 17वें नंबर का कब से मनाया जा रहा है। तो इसमें 3 दिवस होंगे, आज से शुरू हो रहा और 10 जनवरी तक चलेगा। तो इसमें 9 जनवरी को शामिल होंगे नरेंद्र मोदी और 10 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसमें शामिल होंगी। और इसमें कम से कम 70 देशों में से 3500 से अधिक मेहमान इसमें शामिल होने वाले हैं और सभी मुद्दों पर इसमें बात की जाएगी। और प्रवासी भारतीय मतलब प्रवासी भारतीय दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये अब आप बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग भारत से जा रहे होते हैं, कुछ काम करने के लिए बाहर गए होते हैं, उनको हम प्रवासी बोलते हैं कि वो कुछ काम करने के लिए, जैसे कि कुछ लोग कुछ वर्क करने के लिए कुछ लोग कंपनी के माध्यम से चले जाते हैं या फिर कुछ ऐसी मजदूरी के लिए चले जाते हैं, तो उनको हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। उन्हीं के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसमें काफ़ी सारा प्रवासन होता है, तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अब ये कब होता है, ये कब से मनाया जा रहा है बताइएगा। तो इसमें जो फैक्ट है वो आप याद कर लीजिएगा कि ये 17वें नंबर का है और इंदौर में हो रहा है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है वो बताइएगा। और ये भी याद रखिएगा 3 दिवसीय है। ठीक है। और इसमें नरेंद्र मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी दोनों भाग ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका इंदौर, यहाँ पे होने वाला है प्रवासी भारतीय दिवस, आज से शुरू होगा। ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और ये देखिए उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अच्छा ये बताइएगा कि कौन कौन से राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, कौन कौन राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। और ये है गुजरात, ये है फिर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इससे कौन सा राज्य अलग हुआ था ये भी बताइएगा। उड़ीसा, तेलंगाना और इधर फिर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके पड़ोसी देश देख लीजिएगा, ये है चाइना आपका, जिसके साथ हमारी नहीं बनती। और ये है आपका पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान के साथ जो जम्मू कश्मीर टच करता है वो कौन सी रेखा, उस पर अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है वो बताइएगा आप। ये सारे इसके साउथ के राज्य हैं, जैसे कि तेलंगाना 2014 को अलग हुआ था 2 जून 2014 को। और ये गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। ये है आपका श्रीलंका, ये है लक्षद्वीप और इधर है अंडमान सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूक्रेन, सबको पता होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच काफ़ी दिन से वार छिड़ी हुई है। तो अमेरिका ने यूक्रेन को कहा है कि वो 3.75 अरब डॉलर के सैन्य सहायता देगा। लेकिन साथ ही इसमें अमेरिका और भारत ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे शांति बनी रहे, यूक्रेन में शांति बनी रहे। तो भारत, क्योंकि रसिया भी भारत का फ्रेंड है और यूक्रेन भी है, तो भारत किसी की तरफ बोलता नहीं है, बस वो यही बोलता है कि आप दोनों बैठकर किसी बात का समाधान कर लीजिए, बात का समाधान निकालिए, उसके बाद आप शांति बनाए रखिए कि क्यों ऐसे आप झगड़ा कर रहे हैं। तो भारत यही कहता है, लेकिन वो ना किसी का सपोर्ट करता है ना किसी का विरोध करता है कि हम रसिया के सपोर्ट में हैं या तो फिर हम यूक्रेन के सपोर्ट में हैं। ऐसे में क्या होगा कि उसकी जो विदेश नीति है वो अच्छी नहीं होगी, वो भारत के यूक्रेन के साथ भी नहीं अच्छी होगी। अगर वो रसिया का सपोर्ट करेगा तो यूक्रेन से उसकी विदेश नीति खराब हो जाएगी, और यूक्रेन का सपोर्ट करेगा तो रसिया से खराब हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि शांति प्रिय बनाने की बात की जा रही है। अमेरिका के द्वारा भी यही बात कही जा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें और जो भी बात है वो बैठकर सुलझा लें बातों के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा अमेरिका और यहाँ पे आपका यहाँ पे रूस, ये है यहाँ पे यूक्रेन आएगा और ये है आपका रसिया। तो इन दोनों के बीच में वार हो रही है। और ये बताइएगा जो एक क्रीमिया नाम का एक क्षेत्र है, उसको कब रसिया ने क्रीमिया नाम का एक क्षेत्र है यूक्रेन का, उसको हड़प लिया था, तो कब लिया था ये चीज़ आप बताइएगा। और ये है आपका हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज़ काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताइए, अभी तक डेट क्लियर नहीं थी कि कब आएंगे चीते। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि 20 जनवरी को 12 चीते लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे और नामीबिया से 8 चीते लाए जा चुके हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अब आप ये बताइएगा कि इनको कौन से नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ठीक है, आप इनको ये बताइएगा कि जब ये आएंगे तो फिर इनके बारे में डिटेल से और अच्छे से कवर करेंगे। तो आप इनको बताइएगा, मुझे ये बताइए कौन से नेशनल पार्क में इनको रखा जाएगा और वो नेशनल पार्क किस राज्य में है। ठीक है, तो ये है नामीबिया, जहाँ से 8 चीते लाए जा चुके हैं। और ये है आपका दक्षिण अफ्रीका,
जहाँ से 12 चीते 20 तारीख को लाए जाएंगे, 20 जनवरी को। एक व्यक्ति हैं जो कि यहाँ बहुत फेमस थे, यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के बहुत फेमस व्यक्ति थे, अश्वेत थे। तो उनका नाम बताइएगा, अश्वेत थे, उनका नाम बताइएगा कि उनका क्या है, वो बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये है नामीबिया। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री इंडिया। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये है साउथ अफ्रीका और ये है आपका नामीबिया, दोनों आसपास की कंट्री हैं। यहाँ एक बोत्सवाना मरुस्थल पाया जाता है। और ये है दक्षिण अमेरिका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, इसी में है। ये है यूएसए, जिसको हम यूएसए बोलते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये है रसिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक न्यूज़ है, गंगोत्री नेशनल पार्क में मिले 5 दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव। तो क्या हुआ है कि पहले तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि गंगोत्री नेशनल पार्क है कहाँ। अब गंगोत्री नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया तो मान लीजिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इससे पूछा जा सकता है कि ये है कहाँ। तो ये हिमाचल प्रदेश में है, आप इसको याद रखिए। गंगोत्री नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों में, यानी कि 2018 से लेकर 2022 तक में इसमें 5 वन्यजीव दुर्लभ प्रजाति मिले हैं जो कि विलुप्त हो चुके थे। तो उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। आइए इसको विस्तार से करते हैं। ये देखिए, ये गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ सहित अन्य वन्यजीवों के लिए सुरक्षित दौर साबित हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में के दौरान दुर्लभ प्रजाति वन्यजीव मौजूदगी देखी गई, जिसमें पल्लाश बिल्ली, इनके नाम जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किस एरिया में पाए जाते हैं। तो पल्लाश बिल्ली, तिब्बती रेत लोमड़ी, यूरेशियाई लिंक और ऊन उड़न गिलहरी और फिर उसके बाद अरवली भेड़, ये हैं, ये 5 चीज़ें पाई गई हैं। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, पहले आप ये गंगोत्री के बारे में देख लीजिए। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये गंगोत्री नेशनल पार्क मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो 2390 वर्ग किलोमीटर का है और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसी के बारे में बताई गई हैं। तिब्बत की जो लोमड़ी है उसके बारे में बताई गई है कि यह ऊंचाई के क्षेत्र में रहने वाली लोमड़ी प्रजाति है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में दुर्लभ प्रजाति में शामिल है, यानी कि ये मतलब नहीं बहुत ज़्यादा नहीं इस पाए जाते। तो ये लद्दाख में भी देखने को मिलती है, लद्दाख व स्पीति में, और ये अब गंगोत्री में भी देखने को मिली। तो 2 एरिया हैं, ये आप याद रखिएगा, लद्दाख और गंगोत्री। ठीक है, तो ये है आपकी जो तिब्बती रेत लोमड़ी। ठीक है, ये आपकी तिब्बती रेत लोमड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है यूरेशियाई लिंक्स। इसमें क्या है कि ये बिल्ली की तरह दिखती है और यह संकटग्रस्त, ये भी संकटग्रस्त में है, लेकिन ये भारत में काफ़ी दुर्लभ, भारत में नहीं पाई जाती। लद्दाख वाले एरिया में भी हल्का फुल्का पाई जाती थी, अब गंगोत्री नेशनल पार्क में भी देखने को मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी ऊन उड़न गिलहरी। ये इसके जो क्या होता है, ये अभी तक पाकिस्तान में 1994 इसको पाकिस्तान के साई घाटी में देखा गया था, तब से इस पर नहीं देखा गया, तो इसको विलुप्त माना गया था, लेकिन अभी ये फिर देखने को मिली। तो ये अपने पंजों के बल, जो पंजों में झिल्ली लगी होती है उसके उछलती है, छलांग लगाती है, इसलिए इसको हम उड़न गिलहरी कहते हैं। ठीक है, ये लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो पहले 1994 पाकिस्तान के साई घाटी में, अभी गंगोत्री नेशनल पार्क में भी देखने को मिली है। तो आगे बढ़ते हैं। ये अरावली भेड़ है, अर्गली भेड़ है, अर्गली भेड़ है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है और ये देखिए मरुस्थल क्षेत्र और तिब्बत के जो पठारी क्षेत्र वहाँ पाई जाती है। ये भेड़ की तरह ही दिखती है। ठीक है, इसको भी दुर्लभ प्रजाति में रखा गया है। तो ये देखिए, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि 2018 से लेकर 2022 देखने वाले मिली इन 5 दुर्लभ प्रजातियों को वन्यजीव की मौजूदगी है। तो काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए, और ये सारी चीज़ें इसी में बताई गई। तो आप इनका 5 का नाम याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बनने के चांस ज़्यादा हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं ना, वो बनते हैं एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इसमें ये है कि क्या हुआ है कि हम लोग ये सोच संसाधन किया गया है कि बरगद और पीपल का पेड़, जो बरगद और पीपल का पेड़ होता है, इनकी जो उम्र है ये बहुत लंबी होती है, कम से कम 1-1 हज़ार साल ये लोग इनका मतलब लंबी हो जाती है इनकी उम्र। तो क्यों लंबी होती है? तो एक शोध संस्थान से पता चला कि इनके अंतर्गत तनाव और सहनशीलता का कोई जीन होता है। ठीक है, सहनशीलता का जीन होता है, तो उसके लिए ये लोग ज़्यादा तनाव लेते हैं, सहनशीलता बहुत होती है। रोग प्रतिरोधक जीन भी होता है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है, इसलिए इनकी उम्र इतनी लंबी हो गई है। और ये काफ़ी पहले मतलब सारे जो जड़ी बूटियाँ थी वो किसी न किसी प्रकार के जो पत्ते होते हैं उससे कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड बनते थे। तो इसमें जो पीपल था उसमें से आपका
जैसे कि डायबिटीज़ है, बुखार है, ऐसे ही सारी चीज़ें, डायबिटीज़, बुखार, ये सब चीज़ें होती थी, इससे दवा की जाती थी। और जो बरगद है, इससे आपका डायरिया और ये ऐसी बीमारी जो थी, इनके पत्तों से ये सारी चीज़ें की जाती थी। तो इसमें कुल 25,000 जीन है, ये आप इन पेड़ों में 25,000 जीन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और रिवीजन करते रहें, जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करते रहें। और कुछ इसमें बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखते हैं यार, मतलब कि क्या होता है कि आप अपने इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखने को इससे मिल रहा है तो आपके दोस्तों को भी मिले, वो भी सोचने समझने की क्षमता में उनकी वृद्धि हो, तो आप उनके साथ भी शेयर करें। और आज हम लोग आज हम लोग 300 का टारगेट रख रहे हैं। देखते हैं कि मतलब आप 300 कर पाते हैं कि नहीं, सब्सक्राइबर 300 हो पाते हैं कि नहीं। तो आज इतना टारगेट है, देखते हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। और अगर कुछ मैं बार बार ये बोलती हूँ कि अगर कुछ सजेशन देना हो, अगर कुछ इसमें और ऐड करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आंसर निरंतर दीजिए। अगर आप आंसर निरंतर देंगे तो आपका जो स्टडी है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। 15 दिन बाद या 1 महीने बाद खुद को आप नोटिस कीजिएगा, बस आप निरंतर कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और आज ये चीज़ें याद रखिएगा, आज हम लोगों ने 300 का टारगेट रखा है। देखते हैं आप लोग पूरा करवाते हैं कि नहीं। तो चलिए ठीक है, स्टडी कंटिन्यू करिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।